अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर अपने लिसनर्स के साथ मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे चाहने वाले, मेरे सब्सक्राइबर्स और जो लोग मुझे सपोर्ट किया करते हैं, ये दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और उनकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। तो अल्लाह ताला मेरे चाहने वालों को, मेरे सपोर्टर्स को और जो मुझे ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं उन लोगों को, मेरी इस फैमिली को, हम सबको सलामत रखें और हमारे कामों में आसानियाँ फरमाएं। वो लोग जो आज पहली दफ़ा मेरी स्टोरी को सुन रहे हैं तो उनसे गुजारिश है, मुअद्दबाना गुजारिश है कि सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये जो ऑडियोज़, अब तो वीडियोज़ जो है वो मैं अपलोड किया करता हूँ, तो इन वीडियोज़ को लाइक ज़रूर किया करें। क्योंकि देखें, आपका जो लाइक है ये एक लाइक नहीं है, ये एक सपोर्ट है और ये मेरे चैनल की रिकमेंडेशन है दूसरे लोगों के लिए। तो भाई प्लीज़, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर दें। और कुछ लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं तो सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे कि हमारे पास टीपू सुल्तान साहब का मैसेज है, बहुत शुक्रिया टीपू भाई। और जमील साहब, शुक्रिया आपका। नाजिया सलीम साहिबा, आदिल भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी स्टोरीज़ का मुंतज़िर हूँ मैं। यासिर भाई, आपका शुक्रिया। मास सलहा साहब, मुज़फ़्फ़र असलम साहब और मिस काशफ़ा, सनी भाई, हारून नज़ीर साहब, ख्वाजा बिलाल साहब, अब्दुल अज़ीज़ साहब, जैन साहब, अतिया मसूद साहिबा, मिस उरूज, इरम इम्तियाज़, ज़ुबैर अली साहब, नबीला ज़िशान, तस्लीम कौसर, सबा अली और उमैर साहब, शमीम अख्तर साहिबा और मिस गुल, इन तमाम लोगों का शुक्रिया। मुस्तफ़ा अली दार साहब का भी शुक्रिया। और बाकी हिंदुस्तान से जो लोग सुना करते हैं उनका शुक्रिया, जैसे कि वैलेंटाइन डिसूज़ा और सुमित्रो साहब। ये सारे वो लोग हैं जो रेगुलर सपोर्ट करते हैं, कमेंट्स करते हैं और ना सिर्फ हौसला अफजाई करते हैं बल्कि एक मोटिवेशन का बाइस होते हैं कि भाई आप मेरे साथ खड़े हुए हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो खैर, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं अदील साहब, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था और बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन था और बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। उनका ये ख्याल था और जो उनकी स्टडीज़ है उनका ये कहना था कि भाई इस दुनिया में बीइंग मुस्लिम हम ये बोलते हैं कि जन्नात मौजूद होते हैं। तो चुड़ैल के बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा देखिए, इस्लामिकली तो जैसा कि कुरान के अंदर जिन का ज़िक्र मौजूद है, बाकी कुछ वैसे ही मैंने इन्फॉर्मेशन देखी है, तो ज़ाहिर सी बातें हम कुरान के मुताबिक चलते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन जो मैंने वैसे कुछ स्टडी किया तो जो मुझे मालूमात मिली तो मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ। हो सकता है आप इसके साथ मुत्तफ़िक हो या ना हो। जैसे कि अगर आप जन्नात की बात करें तो ये एक लिविंग एंटिटी है, यानी एक जीती जागती मखलूक है जैसे कि हम हैं। जबकि जो चुड़ैल है वो लिविंग एंटिटी नहीं है। उसके बारे में कहा जाता है कि ये किसी औरत के मरने के बाद पैदा होती है और ख़ास तौर पे वो औरतें जो ख़ुदकुशी की सूरत में, किसी गम की सूरत में मौत का शिकार होती हैं, या ख़ास तौर पे एक स्टडी है कि जैसे डिलीवरी में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो ज़्यादातर चांस होता है कि इस तरह की जो रूहें, जो इनको बदरूह कह सकते हैं, वो चुड़ैल के रूप में एक बहुत ही खौफनाक शक्ल में दिखाई दिया करती हैं। इसी तरह जैसे कि हम ज़मीन पे बसते हैं वैसे ही जन्नात ज़मीन पे बसा करते हैं और जब वो चाहें तो नज़र आ सकते हैं, जब वो चाहें तो वो गायब हो सकते हैं। अच्छा, जन्नात जो होते हैं इनमें अच्छे बुरे दोनों मौजूद होते हैं, जबकि अगर आप चुड़ैल की बात करें तो चुड़ैल का जो मामला है उसमें 100% बददियानती या बुराई ही मौजूद हुआ करती है। तो चुड़ैल से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अच्छी होगी, यकीनन वो बुरी ही होगी और वो सिर्फ डरा सकती है, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जबकि जहाँ तक जन्नात का ताल्लुक़ है वो ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा जो मिलियन डॉलर बात है जो कि हमने नॉर्मली देखा होगा, स्टडीज़ की हैं, तो जब भी आप चुड़ैल के किस्से सुनते हैं, चुड़ैल की कहानियाँ सुनते हैं,
तो इनके जो फीट होते हैं, इनके जो पाँव होते हैं वो रिवर्स हुआ करते हैं, जबकि जहाँ तक जिन्नात का ताल्लुक़ है तो इनके पाँव सीधे होते हैं। तो ये स्टडी थी जो कि किसी प्लेटफॉर्म पे किसी बुक में मौजूद थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। ज़रूरी नहीं है कि आप इससे मुत्तफ़िक हो, आप हो सकता है आपकी अपनी राय हो, और मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करें आपके ख़्याल में जिन क्या होता है और चुड़ैल क्या होती है, ये लाजमी कमेंट करें। और अगर अभी भी आपने लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दें। बाकी जहाँ तक आज की स्टोरी का ताल्लुक़ है, तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त स्टोरी है और ये हसीब आलम साहब की स्टोरी है। ये स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है कि जिसको आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। जब मैंने ये स्टोरी सुनी और जब मैंने उनकी इस ईमेल को पढ़ा, तो मैंने उसको रीड किया कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। और जब मैंने रीड किया तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं जितने भी वाक़या शेयर किया करता हूँ उनमें बड़ा हॉरिफिक वाक़या है। और आई बिलीव, मुझे यकीन है कि आप कमेंट कीजिएगा कि ये हसीब भाई की स्टोरी कैसी थी, तो आई बिलीव ये स्टोरी आपको पसंद आएगी। ये किस्सा बताते हैं कि 1982-83 उस दौर का किस्सा है कि जिस दौर में ये दरिया सवात जहाँ पे मौजूद है उसके सामने एक गांव के अंदर रहा करते थे। अब बेसिकली अगर आप दरिया सवात की बात करें तो इनके घर के सामने दरिया सवात का कुछ हिस्सा था जो बहा करता था, या फिर आप कह सकते हैं कि छोटी सी नहर थी जो उसी से निकल के सामने से गुजरती थी। अब आप अगर सवात की या ये जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उनकी बात करें तो आपने देखा होगा कि आम तौर पे वहाँ पे जो घर मौजूद होते हैं वो सर्दी के हिसाब से होते हैं, और अब भी कुछ घर इस तरह के मौजूद हैं जो कि लकड़ी के बने होते हैं। वजह है कि क्योंकि इन इलाकों में, इन पहाड़ी इलाकों में सर्दी बहुत होती है, बर्फ़बारी भी बहुत हुआ करती है, तो शायद इसी वजह से ये लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। ये बता दें कि इनका जो घर था ये बेसिकली ग्राउंड +1 पे मुश्तमिल था, यानी कि नीचे 3 कमरे मौजूद थे। और अगर आप ऊपर की बात करें तो ऊपर एक कमरा था जो मुकम्मल बना हुआ था। उस कमरे के साथ एक और कमरा था जो कि ज़ेर तामीर था, और इन दोनों कमरों के सामने जो एरिया था वो खुला एरिया था, यानी जिसे छत कह सकते हैं आप। अब ये बता दें कि इनका जो कमरा था उस कमरे से अगर ये बाहर झांकना चाहें, यानी खिड़की मौजूद थी, तो कमरे में लेटे लेटे बैठे बैठे खिड़की के ज़रिए छत का हिस्सा नज़र आया करता था। अच्छा, अब ये जो सवात का एरिया है, यानी जिस गांव में रहा करते हैं, तो ये बताते हैं कि वहाँ पे क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और इवन कि अगस्त सितंबर के बाद से वेदर चेंज होना शुरू होता है, अक्टूबर नवंबर में सर्दी बाकायदा स्टार्ट हो जाती है। तो जितने भी लोग हैं, जो भी गांव के लोग हैं, वो आमतौर पे कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मगरिब तक या 8 साढ़े 8 तक सीधे सीधे अपने घरों में जाके क़ैद हो जाएं, क्योंकि एक तो बारिश होती है, ठीक है, उसके बाद ये है कि सर्दियाँ ज़्यादा बढ़ती हैं तो बर्फ़बारी भी होती है। तो ये बताते हैं कि ऐसी एक सर्द रात थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं सोने के लिए लेटा। रात के तकरीबन 11 सवा 11 के लगभग का टाइम था और मैं ऊपर सोया करता था, यानी जहाँ पे ऊपर कमरा मुकम्मल बना हुआ था तो मैं वहाँ पे जाके लेटता था। अब मैं वहाँ पे जाके लेटा और लेटने के बाद आंखें बंद की और अपने ऊपर ब्लैंकेट या लिहाफ जो भी मौजूद था वो डाला। अब ये बताते हैं कि जब मैंने लिहाफ अपने ऊपर डाला तो ऐसा ऐसा करके मैं ग़ुनूदगी में जाने लगा, और जब मैं ग़ुनूदगी में चला गया, या आप कह सकते हैं कि मैं नींद के अंदर जा चुका था, तो मुझे अपने कमरे के बाहर जो छत मौजूद थी वहाँ से घड़ की आवाज़ महसूस हुई, जैसे कि कोई वहाँ पे मौजूद है, और ना सिर्फ मौजूद है बल्कि शोर करके या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से
अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है। अब मैं लेटा हुआ था, ऐसा ऐसा करके मैंने कंबल अपने चेहरे के ऊपर से हटाया। सामने खिड़की मौजूद थी। खिड़की बंद थी लेकिन शीशा लगा हुआ था, यानी शीशे के ज़रिए मैं बाहर देख सकता था। तो जब मैंने खिड़की के ज़रिए बाहर की तरफ देखा, मैं लेटा हुआ था, तो मैंने देखा कि एक औरत है जो कि उस छत वाले हिस्से में खड़ी हुई है। और ना सिर्फ खड़ी हुई है बल्कि उसके बहुत ही लंबे बाल हैं और एक कंघी के ज़रिए अपने बालों को ऐसे ऐसे करके बना रही है, जैसे कि वो कॉम करते हैं, तेल लगाते हैं उसके बाद कॉम करते हैं। तो उस तरह की सूरत हाल थी। बहुत ही लंबी सी, बहुत ही चौड़ी सी औरत थी। बहुत बड़े उसके बाल थे और बाल इस कदर लंबे थे कि ये बताते कि उसके बस समझ लें घुटनों से थोड़ा ऊपर थे। अब मैं उसको देख रहा हूँ, वो मुसलसल ऐसे कॉम कर रही है और उसका ध्यान नीचे की तरफ है, यानी छत पे देख रही है। अब उसका चेहरा, उसका जिस्म, उसकी एक एक चीज़ मेरे सामने है और उसका जो चेहरा है वो कुछ इस तरह का है कि जैसे एक्स्ट्रा वाइट कलर है। आंखें उसकी स्पार्क कर रही हैं, एक अजीब सी चमक सी है जो उसकी आंखों से निकल रही है। अब एक कन्फ्यूजन कि यार ये कौन है। अम्मी तो नहीं है, लेकिन अम्मी तो नहीं है इस तरह की। ऐसा तो नहीं कि दूर की एक कज़न है वो तरह लंबी चौड़ी है, वो आ गई हो, लेकिन भला इतनी रात में वो यहाँ क्यों आएगी। अब मैं मुसलसल उसको देख रहा हूँ और फाइनली जब मैंने उसके चेहरे पे गौर कर लिया तो आंखें बंद की कुछ देर के लिए, फिर दोबारा खोली कि शायद मेरा वहम हो, मैं ख्वाब के अंदर हूँ। अब जब मैंने आंखें बंद की और बंद करने के बाद दोबारा खोली, तो आप यकीन करें कि जब मैंने आंखें बंद करके खोली तो वहीं पे खड़ी हुई थी। अब वो मुझे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी, जैसे कि वो मुझे डराना चाहती हो या बताना चाहती हो कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें देख रही हूँ और तुम मुझे देख रहे हो। यानी एक्नॉलेजमेंट थी दोनों तरफ से कि हम एक दूसरे को देख रहे हैं। अब मेरी जो सांस थी वो फूलना शुरू हुई और मैंने सोचना शुरू किया कि यार भाई क्या चक्कर है। अब मैं अकेला ऊपर मौजूद हूँ, शदीद सर्दी हो रही है, नीचे घर वाले सो रहे हैं। यहाँ से निकलूँगा तो सीढ़ियों के रास्ते ही नीचे जाऊँगा और निकलने के लिए कमरे का दरवाज़ा खोलना होगा, छत पे से गुज़रना पड़ेगा। एक अजीब हालत थी। खैर मैंने आंखें बंद की और आंखें बंद करके जो भी कुरानी आयत आती थी मैंने तिलावत करना शुरू की। अब जब मैंने तिलावत करना शुरू की तो कुछ देर बाद मैंने आंखें खोली तो वहाँ पे वो मौजूद ही नहीं थी, जैसे कि यहाँ थी नहीं। खैर उसके जाने पे मुझे ज़रा इत्मीनान हुआ और मैं सुकून में आया कि भाई शुक्र है यहाँ से चली गई। अब काफ़ी देर तक खौफ के आलम में नींद ना आए, करवटें बदल रहा हूँ इधर उधर इधर उधर इधर उधर। लेकिन हाँ एक अजीब बात थी कि मुसलसल मुझे बहुत तेज़, जैसे चमेली की खुशबू होती है, वो खुशबू एक पूरे कमरे में ना सिर्फ फैली हुई थी बल्कि ऐसा लग रहा था कि नाक के अंदर घुस रही है। यानी शायद उस औरत ने जो खुशबू इस्तेमाल की थी वो चमेली की खुशबू थी और इस कदर ज़्यादा इस्तेमाल की थी कि मुसलसल मुझे उसकी स्मेल आ रही थी। खैर जैसे तैसे रात गुजरी। अब सुबह थोड़ा बहुत सो के उठा। अब सुबह उठा तो जहन से वाक़या निकल चुका था, लेकिन जैसे जैसे मगरिब हुई अगली तो फिर जहन में आया कि यार रात में कुछ हुआ था। अब जब जहन में आया कि भाई रात में कुछ हुआ था तो फिर रिकॉल हुआ, हाँ यार ऐसा हुआ था। अच्छा अब कन्फ्यूजन है। अब सोच रहा हूँ कि ख्वाब तो नहीं देखा था, हालांकि रियलिटी में देखा है सब कुछ, लेकिन अब जहन में चल रहा है शायद ख्वाब होगा। अच्छा एक चीज़ और है कि जो छत है हमारी, इस छत का जो दूसरा वाला कमरा था जो ज़ेर तामीर था, तो उस कमरे की जो एक कह सकते हैं आप, जब वो ज़ेर तामीर था तो एक रॉड लगी हुई थी ऊपर
उस रॉड पे जैसे टिपिकल झूले आपने देखे होंगे जो दरख्तों के तनों पे लगाए जाते थे, शाखों पे लगाए जाते थे, कि उस पर रस्सियाँ बांध के ख़वातीन झूला झूला करती थी। तो मेरी बहन ने ये जो ज़ेर तामीर रूम था, इसकी ऊपर जो लोहे की रॉड थी जो कि बड़ी मज़बूत थी, तो उस पे या किसी तरह बहरहाल उसने झूला बनाया हुआ था। अक्सर ऐसा होता था कि शाम में वो आके झूला झूलती थी यहाँ पे। खैर, किस्से की तरफ आते हैं। वो हुआ ये कि मैं सो गया। अब जब मैं सो गया तो मेरी आँख खुली कोई 2:45 बजे। अब 2:45 बजे जब मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे तेज़ी के साथ झूला झूला जा रहा है। आप झूला झूलते हैं, एक हवा की आवाज़ आती है, मूवमेंट पता चलती है, और थोड़ी सी वाइब्रेशन सी होती है कमरे में। तो वैसे ही वाइब्रेशन थी और महसूस हो रहा था कि कोई है जो झूला झूल रहा है। अब बहन का तो तसव्वुर भी नहीं था कि भाई वो झूला झूलेगी, लेकिन फिर भी खड़ा हुआ, और खड़ा होकर जब वो खिड़की की आड़ में थोड़ा सा झांका तो वहाँ पे वही औरत जो कि पिछली रात मुझे नज़र आई थी, वो बहुत तेज़ी के साथ झूला झूल रही है, ऐसे 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 करके। और स्ट्रेंजली आज मैं उसको ऊपर से नीचे तक जब देख रहा था तो उसके पाँव आगे थे, झूला झूल रही थी, तो उसके पाँव रिवर्स थे, यानी उल्टे पाँव थे उसके, और वो झूला झूल रही है और एक अजीब शैतानी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे मौजूद है, और जैसे कि वो मुझे तंजिया तौर पे देख रही है और मुस्कुरा रही है। अब मेरी हालत बुरी हो गई। मैंने कहा जो मामला है ये हाथ से निकल रहा है, अब ख़तरनाक होता जा रहा है। खैर, कमरे से बाहर तो मैं निकला ही नहीं था, तो मेरा जो ब्लैंकेट था या जो मेरा लिहाफ था, मैं वहाँ पे आके लेट गया। वहाँ आके लेटा और आंखें बंद की, बस आयतुल कुर्सी, कुल औज़ु बिरब्बिन नास बार बार पढ़े जा रहा हूँ। कब मेरी आँख लग गई मुझे नहीं पता। अच्छा, ये स्टोरी थोड़ी डिटेल्ड स्टोरी है। अच्छा, अब जब आँख खुली तो सुबह के 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था, और अम्मी कमरे में मौजूद थी, कपड़े समेट रही थी। मैं उठा तो मुझे बुखार हो रहा था। अब मैं उठा, अजीब दर्द, बुखार। अम्मी को मैंने बताया कि अम्मी तबीयत सही नहीं लग रही। तो अम्मी ने पूछा कि सब खैरियत तो है? तो वो कहने लगी कि भाई, तब जब मैंने पूरा बताया तो कहने लगी कि बेटा अकेले नहीं सोया करो यहाँ पे, और ऐसा करो कि फ़ला इमाम, जो पीर साहब थे, एक मस्जिद के इमाम भी थे वो, और पीर साहब भी कहते थे उनको, तुम उनके पास शक्कर लगा लो। अब जब अम्मी ने ऐसा कहा तो मैंने वहाँ पे चक्कर लगा लिया। अब जब मैं उनके पास गया तो उनको, इससे पहले कि मैं बताता, उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम छत पे ना सो, मैं तुम्हें एक तावीज़ दे रहा हूँ, ये तावीज़ लेके जाओ, ये ले जाके अपने कमरे के बाहर जहाँ पे झूला मौजूद है उसके बराबर में रख दो, किसी ईंट वगैरह के नीचे दबा दो, और जब ये तावीज़ लेके वहाँ पे जाओ रखो तो कुछ पढ़ने को बताए पढ़ लेना, और वहाँ पे जाके बोलना कि ये पीर साहब ने भेजा है। अच्छा, अब ये मैंने किया, ईंट के नीचे दबाया उसको, और वहाँ पे जाके बोला कि ये पीर साहब ने भेजा है, और ये रखने के बाद मैं नीचे आ गया। अब रात हुई, मैं नीचे, सब नॉर्मल, नींद आ गई, सो गया, कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात हुई, सब कुछ नॉर्मल, वैसे ही गुजरी, सब कुछ नॉर्मल। तीसरी रात जब नॉर्मल गुजरी तो अब मुझे लगा कि पीर साहब का जो तावीज़ है वो काम कर गया है। अच्छा, मैं मुतमईन हूँ कि पीर साहब का तावीज़ जो है वो बड़ा ज़बरदस्त उसने काम कर दिया, भाई मज़ा आ गया। अब जो चौथी रात हुई तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे अब्बा के पास एक पुरानी गाड़ी मौजूद थी, और वो गाड़ी इस तरह की थी कि जैसे शारा लोड करना, सामान लोड करना, लोडिंग सिंगल केबिन टाइप की एक पुरानी सी कोई गाड़ी थी।
मेरा ख़्याल है कि मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, भारत डाटसन शायद कहते हैं। तो उस तरह की गाड़ी अब्बा के पास मौजूद थी। तो इत्तेफाक है कि वो मगरिब के टाइम उनको किसी काम से निकलना हुआ, मगरिब के बाद। तो सारे घर वाले अंदर थे, मैं जो है वो इस तरफ मौजूद था, दूसरी तरफ। वहाँ से मैं देख रहा था कि अब्बा गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं और निकल रहे हैं। अच्छा, जब अब्बा ने गाड़ी स्टार्ट करते ही जैसी गियर वगैरह मारा, थोड़ी सी गाड़ी आगे गई, तो मैंने देखा कि उस डाटसन के पीछे की तरफ, यानी जो पीछे जहाँ पे चारा वगैरह या सामान रखते थे, तो वहाँ पे वही औरत बैठी हुई है। और वो उस गाड़ी में बैठी हुई मुझे देख रही है और वैसे ही हंस रही है, मुस्कुरा रही है, जैसे कि मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रही हो। अब मेरी हालत बहुत ख़राब हुई, क्योंकि देखें जो पीर साहब थे उनसे भी मिल लिया, उन्होंने जो कहा वो भी कर लिया, फिर ये क्यों नज़र आ रही है। खैर, अब ये रात शुरू हो चुकी थी। फिर अम्मी को बताया, अम्मी ने बोला तुम अभी जाओ, चाचा को वगैरह को किसी को लेके जाओ, तुम वहाँ पीर साहब के पास जाओ, उनको बताओ ऐसा हुआ है। तो मैं अपने चचा वगैरह को लेके उन पीर साहब के पास पहुँचा और उनको बोला, भाई 3 दिन तक तो सब सही था, अब ये फिर नज़र आ गई है। तो पीर साहब कहने लगे कि ये जो 3 दिन थे, जो 3 दिन तुम कह रहे हो कि सब सही था, तो 3 दिन तो वो यहाँ आ रही थी मेरे पास, रोज़ाना रात में यहाँ पे आके बैठ जाती थी और मुझे डराने की कोशिश करती थी। अब 3 दिन के बाद मैंने जो भी तावीज़ का अमल था उसको ख़त्म किया, तो अब वो तुम्हारी तरफ दोबारा आ गई है। तो मेरे सो बस, यानी मेरे इख्तियार से बाहर है कि मैं उसको भगा सकूं। अब सिचुएशन जो है ना बड़ी वर्स हो चुकी थी, यानी जो पीर साहब थे जिन पर तवक्कल था वही सरेंडर कर चुके थे कि भाई मैं नहीं निकाल सकता इसको। तो वहाँ पे हम लोग काफ़ी अरसे तक रहे और ये हर रोज़ रात में तकरीबन नज़र आती थी। इसका हल सिर्फ यही था कि हम नीचे तक महदूद रहते थे, ऊपर नहीं जाते थे। नीचे भी हम लोग इशार करते, आयतल कुर्सी पढ़ते, अम्मी पानी पे दम करके दीवारों पे फेंकती, तो जैसे तैसे करके टाइम गुजरता। खैर, उसके कुछ अरसे के बाद हम लोगों ने इस घर को चेंज किया, और जब इसको घर को चेंज किया तो उसके बाद वो नहीं दिखाई दी। अब अंदाज़ा यही है कि शायद ये जो भी मखलूक थी, इसका जो ताल्लुक़ था ये उस घर से था, क्योंकि ये सिर्फ उस घर में उसके करीब हमें नज़र आती थी। तो आज भी वो घर मौजूद है। अब अजीब बात यह है कि आज तक उसमें मज़ीद कोई तामीर नहीं हो सकी, वैसे ही बोसीदा हाल, बहुत बुरे हाल में वो घर मौजूद है। और अब कहा जाता है कि इवन कि अब कोई रहता भी नहीं है, वहाँ पे कचरा डालते हैं लोग। तो आपके सराउंडेड, आपके इर्द गिर्द और आपके अतराफ़ में कोई ना कोई घर, कोई ना कोई जगह ऐसी ज़रूर मौजूद होती है कि जहाँ पे इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। अगर आपके पास कोई इस तरह की स्टोरी मौजूद है, मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करें, मैं इसको प्ले कर दूँगा। आप चाहें तो लिख के भेज दें या रिकॉर्ड करके भेज दें, मैं अपनी आवाज़ में सुना दूँगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक इसको लाइक नहीं किया तो $1 मिलियन बात ये है कि लाइक करें, और कोशिश करें अगर फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो एड्स को स्किप ना करें। छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये आप कर सकते हैं। इसमें कोई बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपकी सपोर्ट चाहिए होगी मुझे। और जिस तरह आप लोग पहले दिन से सपोर्ट कर रहे हैं, आई बिलीव इन यू, आप लोग करेंगे इंशाल्लाह। तो अगले अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नई स्टोरी के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे और आपकी कहानियों को मुंतज़िर रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।